आज हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। तो राज्यसभा के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 80 में लिखा है। तो राज्यसभा को अपर हाउस, सेकंड चेंबर, हाउस ऑफ एल्डर्स, काउंसिल ऑफ स्टेट ऐसे भी कहा जाता है। तो जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट होता है, तो जब वो लेजिस्लेचर है, तो लेजिस्लेचर तीन इससे बना है। एक है प्रेसिडेंट, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। तो जो राज्यसभा होता है उसका कंपोजिशन जो है वो 4 शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो उसमें एलोकेशन ऑफ सीट कैसे होगी राज्यसभा की, उसके बारे में बोला गया है। तो स्टेट और यूनियन जो टेरिटोरी होती है वहाँ से एग्जैक्टली कितने मेंबर आएंगे या कैसे मेंबर आएंगे उसके बारे में 4 शेड्यूल में बोला गया है। जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा की अभी करंट वो 250 मेंबर्स है। उन 250 मेंबर में से 238 मेंबर यानी 238 मेंबर जो होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, और जो 12 मेंबर है वो नॉमिनेटेड करते हैं प्रेसिडेंट। अभी जो करंट स्ट्रेंथ है जो राज्यसभा का वो 245 मेंबर्स है। उस 245 मेंबर में से 229 मेंबर जो है वो स्टेट से आते हैं, 4 जो मेंबर है वो यूनियन टेरिटोरी से आते हैं, और 12 जो मेंबर है वो नॉमिनेटेड होते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं उनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है। जो भी बंदे एज पर प्रेसिडेंट जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल नॉलेज हो, इन केस ऑफ लिटरेचर पकड़ी है या साइंस पकड़ी है या आर्ट या सोशल सर्विस है, तो जिनके पास भी ऐसी नॉलेज है उनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। स्टेट से कितने राज्यसभा के मेंबर आएंगे ये लिखा है आर्टिकल 84 में लिखा है, 80 एंड इन ब्रैकेट 4। तो एक्चुअली जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो एक्चुअली वो इनडायरेक्टली चुन के आते हैं या इनडायरेक्टली इलेक्शन से आते हैं। तो उनका जो भी वोटिंग सिस्टम होता है उस सिस्टम को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऐसे कहते हैं। और हर राज्य को या हर यूनियन टेरिटोरी को कितना सीट मिलेगा ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है उस पर। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटोरी यानी कि जो यूनियन टेरिटोरी है इंडिया की, तो वहाँ से कितने मेंबर आएंगे तो वहाँ उसके ऊपर लिखा है, तो वो लिखा है आर्टिकल 80 इन ब्रैकेट 5, यानी कि उसमें सब जो है सब क्लॉज है तो उसमें है 5 में। तो हमारे पास 8 यूनियन टेरिटोरी है, तो उसमें से ओनली दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर इनका ही रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। बाकी की यूनियन टेरिटोरी है वो रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो जहाँ भी हमारा स्टेट है या यूनियन टेरिटोरी है, जहाँ भी विधानसभा है, सिर्फ उधर से ही हमारे पास राज्यसभा में मेंबर आएंगे यूनियन टेरिटोरी से। जो भी ड्यूरेशन होता है, जो भी कार्यकाल होता है राज्यसभा मेंबर का, वो 6 ईयर्स होता है। और उसमें से 1/3 मेंबर हर साल क्या होते हैं तो रिटायर्ड होते हैं। तो एक परमानेंट बॉडी है या परमानेंट हाउस है। तो ये राज्यसभा है, वो राज्यसभा बनाया था 3 अप्रैल 1952 में, और उसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो हुआ था 13 मई 1952 में। एंड जो चेयरमैन होते हैं, तो चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, उसके लिए कुछ अलग से इलेक्शन नहीं होता है। एंड वो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा की जो भी मीटिंग होती है उसमें काम करते हैं। राज्यसभा का जो ये है चेयरमैन, तो चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अगर पोजीशन खाली हो गया यानी कि डेथ हो गई या उन्होंने रिजाइन किया, तो चेयरमैन जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और उस केस में वाइस जो चेयरमैन रहेंगे राज्यसभा में वो अपने आप चेयरमैन बन जाएंगे। तो स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, तो एक्चुअली क्या है कि ये जो 4 पावर है तो ये लोकसभा एंजॉय नहीं करती है, या वो एक्चुअली ये वो इसको ये नहीं कर सकती, यूज़ नहीं कर सकती है। तो ये एक्चुअली सिर्फ पावर राज्यसभा के पास है। तो आर्टिकल 249 के हिसाब से अगर मान लीजिए इंडिया में कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, तो उस केस में राज्यसभा पार्लियामेंट को अथॉराइज कर देगी कि स्टेट लिस्ट के ऊपर, यानी कि स्टेट जो भी स्टेट लिस्ट है उसके ऊपर कायदा बना सकता है पार्लियामेंट। अगर हम आर्टिकल 312 की बात करें, तो आर्टिकल 312 के तहत क्या होता है कि जो भी इंडिया में ऑल न्यू इंडिया सर्विसेज है, तो अगर कोई नई सर्विस अगर ऑल इंडिया सर्विस में ऐड करनी है तो उसका रिकमेंडेशन और उसका अप्रूवल भी राज्यसभा ही दे सकता है। अभी फिलहाल इंडिया में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये तीन ही सर्विसेज है
की जो ऑल इंडिया सर्विस में आती है। अगर हम आर्टिकल 67 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखें तो एक्चुअली राज्यसभा ये अकेला ही हाउस है कि जो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल के लिए मोशन पास करता है। तो यानी कि अगर आपको कभी वाइस प्रेसिडेंट को या चेयरमैन को अगर रिमूव करना है राज्यसभा से, तो उसका मोशन लोकसभा कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकती या इनिशिएट नहीं कर सकती है। अगर हम आर्टिकल 352 की बात करें, यानी कि जो नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल 356 की बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, और आर्टिकल 360 है तो वो है किसी स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में या यूनियन, तो वहाँ क्या है, तो प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करना या इम्पोज करना। तो इस केस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए लोकसभा अवेलेबल है तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के इक्वल पावर है, यानी दोनों का अप्रूवल नेसेसरी है। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश लोकसभा डिसॉल्व हो गई है या ऑलरेडी वो डिसॉल्व होने का रेजोल्यूशन पास हो गया है, तो इस केस में अगर राज्यसभा ने अकेले हाउस ने अगर इसको अप्रूवल दे दिया आर्टिकल 352 या आर्टिकल 356 या आर्टिकल 360, तो जो भी उनका अप्रूवल रहेगा वो इफेक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली विदाउट द अप्रूवल ऑफ लोकसभा। सॉरी, जो भी हिंदी नेम है राज्यसभा का, राज्यसभा, तो वो हिंदी नाम जो है वो हमने अडॉप्ट किया था 1954 में। और अगर हम मनी बिल की बात करें तो जो भी कोई बिल है तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है या हमारे भारत में जो भी कायदे पास होते हैं, तो उसमें अगर मनी बिल को छोड़ा तो सारे के सारे बिल को अप्रूव करने के लिए राज्यसभा का भी कंसेंट चाहिए, यानी राज्यसभा में भी वो बिल पास होना चाहिए।